हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स जीव विज्ञान बायोलॉजी का दोस्तों ये क्लास नोट्स है दोस्तों, जो कि दोस्तों एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी पर पूर्णतः आधारित है दोस्तों। जिसमें दोस्तों छठा से लेकर 12th तक का टोटल महत्वपूर्ण पॉइंट्स दोस्तों इसका दिया गया दोस्तों। जो कि देखिए दोस्तों, अभी तक में हम लोग का सेशन दोस्तों ये सब टोटल चैप्टर दोस्तों खत्म हो चुका है फ्रेंड्स। ये 16 चैप्टर दोस्तों, ये 15 चैप्टर तक खत्म हो चुका है फ्रेंड्स। हम लोग का आज जो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ये 16 नंबर चैप्टर है दोस्तों, पादपों में जनन दोस्तों। पादपों में जनन दोस्तों, ये चैप्टर हम लोग का स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। जो अभी तक देखिए दोस्तों, मेरे पिछले वाले सेशन को अभी तक नहीं देखे दोस्तों, वो जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों यह शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए तो समझिए दोस्तों रामबाण है दोस्तों आपके लिए। आप अगर यहाँ से देखते हैं दोस्तों, तो क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों आजकल, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। और इस बुक में टोटल एनसीईआरटी से संबंधित पॉइंट्स दिए गए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आते हैं हम लोग अपने सेशन पे। 16 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पादपों में जनन मतलब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पादपों में जनन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पादपों में जनन लैंगिक व अलैंगिक दोनों विधियों से होता है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, पादपों में अलैंगिक जनन जो होता है दोस्तों, इस विधि में नव पादप का परिवर्धन एक ही जनक से प्राप्त कोशिका या पादप किसी भी विशिष्ट कायिक संरचना से होता है। इसकी विधियां निम्न है दोस्तों। देखिए, मुकुलन बडिंग। मुकुलन बडिंग दोस्तों, डबल रोटी निर्माण में आवश्यक खमीर ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन विधि से होता है। इसमें ईस्ट कोशिका की सतह पर एक लघु गोलाकार अतिवृष्टि उत्पन्न होती है, इसे मुकुल बड कहते हैं। कोशिका में स्थित केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो पुत्री केंद्रकों में विभक्त हो जाता है। एक केंद्रक मुकुलन व्यस्त होकर मातृ कोशिका से अलग होकर नया ईस्ट जीव बन जाता है। कभी कभी ईस्ट कोशिका में एक से अधिक मुकुल श्रृंखलाबद्ध उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, सेकंड है बीजाणुजनन स्प्रोजेनेसिस। स्प्रोजेनेसिस देखिए फ्रेंड्स, यह कवकों में होता है। इनमें तंतु में बीजाणुधानी विकसित होती है। बीजाणुधानी में उपस्थित केंद्रक कई पुत्री केंद्रकों में विभक्त हो जाता है। वह प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर थोड़ा कोशिका द्रव इकट्ठा हो जाता है, जिससे यह एक बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है। बीजाणु के परिपक्व हो जाने पर बीजाणुधानी फट जाती है तथा बीजाणु भूमि अथवा अधः स्तर के संपर्क में आने पर अंकुरित होकर नव कवक तंतु में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण दोस्तों राइजोपस है दोस्तों इसका। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कायिक जनन। कायिक जनन देखिए फ्रेंड्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखिए फ्रेंड्स, कुछ पौधों में जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। एकल पौधे इस विधि से जनन करते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन तकनीक का उपयोग कृषि में किया जाता है। गन्ना, गुलाब, अंगूर, केला में यह तकनीक काम में ली जाती है दोस्तों। वे पौधे जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो देते हैं, जैसे गुलाब एवं चमेली में यह तकनीक प्रयुक्त होती हैं दोस्तों। इस प्रकार से उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधों के समान होते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये दोस्तों ये हो गया आलू। देखिए फ्रेंड्स, आलू में आप लोग देख सकते हैं ये सब दोस्तों, ये सब जो निकलता है ये बड्स है दोस्तों। और ये इसी में दोस्तों न्यू प्लांट दोस्तों, इसी में न्यू प्लांट का निर्माण होता है। ये दोस्तों ये सब क्या है दोस्तों, ये जड़ हो गया, रूट्स हो गया, ये पोटैटो आलू हो गया फ्रेंड्स। ये देखिए, नेक्स्ट काय की जनन से उगे पौधे बीज से उगे पौधे की अपेक्षा पुष्प व फल जल्दी देते हैं। काय के जनन से उगे पौधे बीज से उगे पौधे की अपेक्षा पुष्प व फल जल्दी देते हैं। बायोफिल्म की पत्तियों के ओर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है तथा नए पौधे विकसित करती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, इसकी निम्न विधियां। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन दोस्तों, इसकी निम्न विधियां हैं। एक देखिए दोस्तों, कटिंग पादप के जड़ तथा तना तथा पत्ती के स्वस्थ एवं पूर्ण विकसित खंड को कर्तन कहते हैं, जिसे नम मिट्टी में दबाने पर इसमें जड़ें उत्पन्न हो जाती है। वह मातृ पादप के समान नव पादप विकसित हो जाता है दोस्तों। यह विधि अंगूर, गुलाब, फालसे में उपयोगी है दोस्तों। सेकंड देखिए दोस्तों, कलम रोपण मतलब ग्राफ्टिंग। ये दो पादपों को जोड़ने की विधि को कलिका रोपण या कलम लगाना कहते हैं दोस्तों। इस विधि में भिन्न भिन्न पादपों के दो भागों स्तंभ को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे संयुक्त होकर एक पादप के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सुविकसित मूलतंत्र में वाले पौधे को स्कंद या
स्कंद या स्टॉक तथा इस पर स्थापित किए जाने वाले उत्तम गुणों वाले पादप स्तंभ को कलम या सियन कहते हैं। स्कंद की स्वस्थ शाखा को ऊपर से तथा उत्तरी की मोटाई की कलम को नीचे से काटकर इस प्रकार बांधा जाता है कि दोनों का संवहनी एधा भाग एक दूसरे के संपर्क में रहें। कुछ दिनों में कलम तथा स्कंद के उत्तक परस्पर संयुक्त हो जाते हैं तथा एक पादप के रूप में विकसित हो जाते हैं। इस विधि द्वारा एक ही स्कंद पर विभिन्न किस्में भी आरोपित हो जा सकती हैं। यह विधि नींबू, संतरा आदि में उपयोगी है दोस्तों। दाब लगाना, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, दाब लगाना, लेयरिंग दोस्तों। यह विधि लंबी लचीली शाखा वाले पादप जैसे मोगरा, लीची, अनार में उपयोगी है दोस्तों। दाब लगाना में इसमें शाखा को मातृ पादप से अलग करने से पूर्व ही उसमें मूलन करवाया जाता है दोस्तों। इसमें दो प्रकार के शाखाओं में जड़ें उत्पन्न की जाती है दोस्तों। एक हो गया दोस्तों टीला दाब विधि। टीला दाब विधि देखिए फ्रेंड्स, टीला दाब विधि फ्रेंड्स, पादप की लंबी शाखा को झुकाकर बीच में मिट्टी डाल कर दबा देते हैं दोस्तों। ये टीला विधि हो गया फ्रेंड्स। 2 से 4 दिन के अंतराल में मिट्टी पर पानी डालते रहते हैं। लगभग 15 से 20 दिनों में शाखा के मिट्टी में दबे भाग से जड़ें उत्पन्न हो जाने पर मातृ पादप से काटकर अलग कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, गुड्डी या वायुदाब विधि फ्रेंड्स, ये काष्ठीय पादपों जैसे अनार, लीची आदि में शाखाएं भूमि से कई मीटर ऊंची होती हैं दोस्तों। वृक्ष की 1 से 2 वर्ष पुरानी शाखा की छाल को चाकू से काटकर एक खांच या वलय बनाकर चारों ओर गीली मांस लपेटकर टाट के टुकड़े या पॉलीथीन से बांध देते हैं। इस मांस को नम बनाए रखने की व्यवस्था भी कही जाती है दोस्तों। कुछ दिनों में वलय आने वाले स्थान पर जड़ें उत्पन्न हो जाते हैं। फिर इस शाखा को वलय के नीचे से काटकर नव पादप के रूप में लगा देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कायिक जनन का महत्व। इनसॉर्बिटेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्राकृतिक रूप से बीज नहीं बनाने वाले अथवा बीजांकुर की कम मात्रा वाले पादपों जैसे केला, संतरा, अंगूर की बीज रहित किस्में तथा गुलाब आदि पौधे की किस्मों की पैदावार के लिए महत्वपूर्ण है। बीज से उत्पन्न पादपों में फल व पुष्प प्राप्त होने में समय लगता है तथा सभी बीजों में अंकुरन व पादप बनना निश्चित नहीं होता है दोस्तों। लेकिन कायिक प्रवर्धन में जनन सुरक्षित होता है व कम समय में फल व बीज प्राप्त होते हैं। इससे बने नव पादप के गुण मातृ पादप के समान ही होते हैं। वह पीढ़ी दर पीढ़ी समान ही रहते हैं, जबकि बीजों से उत्पन्न पादपों के गुणों में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पादपों में लैंगिक जनन। पादप जगत में पुष्पी पादप वर्ग सबसे विकसित है। पुष्प में पादप के जनन अंग होते हैं। कुछ पादपों में नर व मादा जननांग एक ही पादप में स्थित होते हैं। ऐसे पादपों को उभयलिंगी बाइसेक्सुअल तथा नर एवं मादा जननांग भिन्न भिन्न पादपों में स्थित हो, ऐसे पादपों को एकलिंगी यूनिसेक्सुअल पादप कहते हैं। पुष्पवृत्त के शीर्ष एवं फूले हुए भाग को पुष्पांशन कहते हैं। पुष्पांशन पर पुष्प के चारों चक्र बाह्य दलपुंज, पुमंग तथा जायांग स्थित होता है। पुमंग एवं जायांग को जनन चक्र व बाह्य दलपुंज को सहायक चक्र कहते हैं। इन चारों चक्र के एक इकाई सदस्य को क्रमशः बाह्यदल, दल पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर अंडप कहते हैं। बाह्यदल सामान्यतः हरे रंग के व दल या पंखुड़ी रंगीन व एवं आकर्षक होते हैं। पुंकेसर में एक तंतु होता है, वह शीर्ष भाग चपटा होकर परागकोश बनाता है। परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। प्रत्येक परागकण 2 युग्मक बनाते हैं। मादा जननांग स्त्रीकेसर या अंडप के 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय ओवेरी जिसमें बीजांड होते हैं दोस्तों। और प्रत्येक बीजांड में एक मादा युग्मक अंड होता है। अंडाशय से ऊपर की ओर एक लंबी नलिकाकार रचना वर्तिका स्टाइल विकसित होती हैं। वर्तिका के शीर्ष चपटे भाग को वर्तिकाग्र स्टिग्मा कहते हैं दोस्तों। परागन देखिए दोस्तों, पॉलिनेशन। यह परागकणों के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागन दोस्तों सेल्फ पॉलिनेशन, व दोस्तों सेकेंड हो गया पर परागन क्रॉस पॉलिनेशन है दोस्तों। परागन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। देखिए, एक स्वपरागन दोस्तों पर परागन। परागन जल, वायु, कीट इत्यादि के द्वारा होता है। पक्षी द्वारा परागन को पक्षी परागन ऑर्निथोफिली कहते हैं। जल द्वारा परागन को जल परागन हाइड्रोफिली कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, कीट द्वारा परागन को कीट परागन दोस्तों एंटोमोफिली कहते हैं।
जंतु द्वारा परागण को दोस्तों जूफिलस कहते हैं। पुष्पों का अध्ययन दोस्तों एंथोलॉजी कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निषेचन तथा भ्रूण परिवर्तन, फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट। परागन परागकण दोस्तों देखिए, परागन द्वारा वर्तिकाग्र पर एकत्रित होते हैं। यहाँ से परागकण के अंकुरन से एक नलिका पराग नलिका उत्पन्न होती है। यह नलिका वर्तिका में प्रवेश कर अंडाशय तक पहुँचती है। यहाँ बीजांड में बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। बीजांड में पराग नली से 2 नर युग्मक भ्रूण कोश में पहुँचते हैं, जहाँ यहाँ एक नर युग्मक अंड से संलयन करता है। यह निषेचन कहलाता है। इससे युग्मनज बनकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। दूसरे नर युग्मक का भ्रूणकोश एम्ब्रायोसेक में स्थित 2 केंद्रक के संलयन होकर एक त्रिकेंद्र की रचना बनती है। इसे त्रिसंलयन कहते हैं दोस्तों। जैसे देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार निषेचन क्रिया के दौरान भ्रूणकोश में 2 युग्मक अंड व एक नर युग्मक तथा 3 केंद्रक, एक नर युग्मक तथा 2 ध्रुवीय केंद्रक का अलग अलग संलयन होता है, अतः इसे दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन से बीजांड बीज में तथा अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार पुष्पों में लैंगिक जनन संपन्न होता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, नियमन, रेगुलेशन। जंतु अपने वातावरण एवं वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। यह क्रिया संवेदनशीलता कहलाती है दोस्तों। जैसे देखिए फ्रेंड्स, सभी जीव जैसे अमीबा, मनुष्य सभी संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। सभी जीव भिन्न भिन्न प्रकार से संवेदनशीलता प्रकट करते हैं। जैसे अमीबा के सुई चुभा दे तो वह अपने कूटपादों को समेट कर गोल हो जाता है, जबकि विकसित जंतुओं में तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र पाए जाते हैं जो शरीर का नियमन करते हैं। नॉन कॉर्डेटा प्राणियों में या उनके कम विकसित प्राणियों में पूर्ण तंत्रिका तंत्र के बजाय संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है, जो वातावरण के परिवर्तनों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दर्शाती है। संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाएं तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं गुच्छिकाओं तक पहुंचती है, जिसे आवेग का संचरण कहते हैं। इन आवेगों का नियंत्रण केंद्रों द्वारा विश्लेषण होता है एवं उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया प्रभावित या संवेदी अंगों तक पहुंचाई जाती है। जंतुओं में नियमन का कार्य तंत्रिकाओं द्वारा तीव्र गति से किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर है जंतुओं में तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। देखिए फ्रेंड्स, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। जंतुओं में संवेदनाओं के नियंत्रण व समन्वय का कार्य तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। किसी गर्म वस्तु को छूने अथवा सुई या कांटा चुभने पर हम तुरंत अपने हाथ व पैर को हटाते हैं। किसी उद्दीपन के प्रति इस प्रकार की अचानक होने वाली प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसे तंत्रिका कोशिकाओं अर्थात न्यूरॉन से मिलकर होता है। और तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं दोस्तों। एक हो गया दोस्तों कोशिका, एक देखिए फ्रेंड्स, एक हो गया दोस्तों कोशिका काया, सेल बॉडी, तंत्रिकाक्ष, एक्सोन एंड दुमास्त्र दोस्तों डेंड्राइट हो गया। जैसे फ्रेंड्स, कोशिका काय, इस भाग में कोशिका द्रव भरा होता है। इस भाग में केंद्रक, अन्य कोशिकांग, निश्चल कण एवं न्यूरोफाइब्रिल्स तंतुओं पाए जाते हैं। जैसे कि तंत्रिकाक्ष, कोशिका काय के एक तरफ से लंबी बेलनाकार संरचना निकलती है जो तंत्रिकाक्ष कहलाती है। इसमें कोशिका द्रव पाया जाता है। तंत्रिकाक्ष पर वसा की परत चढ़ी होती है जिसे माइलिन आच्छाद कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये चित्र हो गया दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट तंत्रिका का है दोस्तों, ये तंत्रिका का चित्र फ्रेंड्स। ये डेंड्राइट हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया फ्रेंड्स, ये डेंड्राइट हो गया, और ये एक्सोन हो गया फ्रेंड्स। ये जो सिंग टाइप का जो निकला रहता है दोस्तों, ये सब क्या हो गया फ्रेंड्स, ये एक्सोन हो गया फ्रेंड्स। और एक्सोन टर्मिनल दोस्तों ये हो गया, ये दोस्तों माइलिन हो गया, ये स्वान सेल हो गया दोस्तों, नोड ऑफ रिवर हो गया दोस्तों, ये नोड ऑफ रेनवियर हो गया दोस्तों, ये सोमा हो गया फ्रेंड्स, ये सोमा हो गया, बीच में जो खाली स्थान है सोमा हो गया। यह विद्युत रोधी की तरह कार्य करती है, तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर कई शाखाएं निकलती है जो बटन समान संरचनाओं में समाप्त हो जाती है। दुमास्म, तंत्रिका कोशिका से कई दुमास्म निकलते हैं जो तंत्रिकाक्ष के अलावा सभी दिशाओं में फैले रहते हैं। यह शक्ति होते हैं जब सूचनाएं तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है तो उसी समय एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। यह आवेग दुमास्म से कोशिका काय तक पहुंचता है और तब यह तंत्रिकाक्ष एक्सोन में होता हुआ उसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है दोस्तों। एक्सोन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करती है।
ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करते हैं और आगे की तंत्रिका कोशिका के दुमास में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करता है। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, अर्थात पहले सूचना ग्रहण की जाती है, तत्पश्चात यह विद्युत आवेग की तरह विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है, फिर यह विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में परिवर्तित होकर संकुचित हो जाती है। दोस्तों अब देखिए ये चित्र हो गया दोस्तों आपके लिए। चित्र देखिए फ्रेंड्स, ये दोस्तों हम लोग का ब्रेन हो गया, ये तो पता ही होगा दोस्तों। क्रेनियल नर्व्स ये हो गया दोस्तों। ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया दोस्तों, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होता है, बस स्पाइनल कॉर्ड हो गया दोस्तों। ये स्पाइनल नर्व हो गया, ये सब दोस्तों स्पाइनल नर्व हो गया। ये सब दोस्तों ये पैर का ये सब क्या दोस्तों स्पाइनल नर्व हो गया फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों मानव तंत्रिका तंत्र के 3 भाग हैं। एक हो गया दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेकंड हो गया परिधीय तंत्रिका तंत्र, एक थर्ड हो गया दोस्तों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दोस्तों इस तंत्र में मस्तिष्क व मेरुरज्जु नियंत्रण केंद्र होते हैं दोस्तों। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में फ्रेंड्स इस तंत्र में मस्तिष्क व मेरुरज्जु नियंत्रण केंद्र होते हैं दोस्तों। मस्तिष्क देखिए फ्रेंड्स 2 नंबर में शरीर का सबसे कोमल व महत्वपूर्ण भाग होता है। यह करोटी के कपाल भाग की अस्थियों से ढका व सुरक्षित रहता है। इसके 3 भाग है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम व आयतन 1300 सेल्सियस होता है दोस्तों। 1300 सीसी होता है दोस्तों। मस्तिष्क का भाग 1350 ग्राम व आयतन 1300 सीसी होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क दोस्तों तो देखिए पोरोसेंसोफेलोन दोस्तों, यह मस्तिष्क का सबसे अगला भाग है दोस्तों। अग्र मस्तिष्क यह कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है दोस्तों। यह 2 भागों का बना होता है दोस्तों, सेरिब्रम व डायएनसिफेरॉन। सेरिब्रम में अनेक वलन फोल्ड्स पाए जाते हैं जिन्हें ग्यारी कहते हैं दोस्तों। सेरिब्रम के भीतर एक गुहा पाई जाती है जिसके बाहरी भाग को ग्रे मैटर तथा भीतरी भाग को व्हाइट मैटर कहते हैं दोस्तों। डायएनसिफेरॉन सेरिब्रम के पीछे तथा नीचे स्थित रहता है। इसके गुहा को डायोसील कहते हैं दोस्तों। इसकी पृष्ठ सतह पाया मैटर के साथ जुड़ जाती है और एक वलन मुक्त रचना बनाती है जिसे अग्र कोरोइड फ्लेक्स कहते हैं। यह अत्यंत संवेदी होती है। थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस इसके 2 भाग हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों सेरिब्रम के कार्य देखिए फ्रेंड्स। फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम गोलार्ध बुद्धिमत्ता, याददाश्त, सचेतन, संवेदनाओं, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, स्मृति, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त परिणामों का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है तथा ऐच्छिक पेशियों को अनुकूल प्रतिक्रियाओं की सद्भावना प्रसारित हो जाती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स थैलेमस। थैलेमस के कार्य देखिए फ्रेंड्स। फंक्शन ऑफ थैलेमस, ये 2 गोलाकार संरचनाएं होती है जो दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कार्य देखिए फ्रेंड्स। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने में हार्मोन्स का नियंत्रण करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन इससे स्रावित होते हैं। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होते हैं तथा वसा एवं कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर भी नियंत्रण करते हैं। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीने, गुस्सा, खुशी आदि इसी के नियंत्रण में है दोस्तों। नेक्स्ट है मध्य मस्तिष्क, मेसेनसेफलन। इसमें सभी अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं। यह भाग मस्तिष्क के मध्य में होता है। इसके 2 भाग सेरिब्रल पेंटिकल एवं कार्पोराक्वाडिजेमिया का बना होता है दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोस्तों ये मस्तिष्क हमारा हो गया। ये दोस्तों हिंड ब्रेन, ये पिछला दोस्तों हिंड ब्रेन हो गया फ्रेंड्स। सेरेबेलम हो गया दोस्तों। ये फोर ब्रेन सेरेब्रम हो गया दोस्तों। फोर ब्रेन ये होगा, ये सब बात सेरेब्रम हो गया दोस्तों। यहाँ जो होता है दोस्तों ये हो गया मिड ब्रेन। ये दोस्तों ये पोन्स हो गया फ्रेंड्स, ये पोन्स हो गया दोस्तों। फिर मेडुला ऑब्लंगोटा दोस्तों पीछे में हो गया दोस्तों यहाँ पे। और स्पाइनल कॉर्ड दोस्तों, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स कार्पोराक्वाडिजेमिया डेमिना के कार्य। मानव के मस्तिष्क में 4 ठोस ऑप्टिक पिंड पाए जाते हैं जिन्हें संयुक्त रूप से कार्पोराक्वाडिजेमिना कहते हैं। ये दृष्टि व श्रवण शक्ति पर नियंत्रण के केंद्र होते हैं। सेरिब्रल पेंटिकल के कार्य, यह तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तक मेरुरज्जु से जोड़ता है। पश्च मस्तिष्क देखिए फ्रेंड्स, रोहम बेनसेफलोन्स, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है जो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। शराब पीने वाले व्यक्तियों में खराब का सर्वाधिक असर उनके इसी भाग पर होता है दोस्तों, शराब का।
इस कारण वे दोस्तों लड़खड़ा कर चलते हैं। यह सेरिबेलम एवं मेडुला ऑब्लोंगेटा का बना होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए सेरिबेलम के कार्य दोस्तों, इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। यह शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स मेडुला ऑब्लोंगेटा के कार्य, यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। यह उपापचय, रक्तदाब, आहारनाल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, यह लंबा एवं बेलनाकार होता है। यह हमारे मेरुदंड में सुरक्षित रहता है। इसका अग्रभाग मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा से जुड़ा रहता है एवं पश्च भाग मेरुदंड में पतले धागे के रूप में समाप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं जिसे मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये मेरुदंड हो गया फ्रेंड्स, ये मेरुदंड का दोस्तों ये चित्र हो गया फ्रेंड्स। और इसमें नेक्स्ट ऊपर का पार्ट देखिए इसका दोस्तों, ये दोस्तों ऊपर का पार्ट, ये ऊपर का पार्ट दोस्तों क्रेवियल स्पाइनल C1 रहता है। बीच का भाग दोस्तों थ्रोइक स्पाइनल हो गया दोस्तों T1 से T12। फिर यहाँ पे दोस्तों लंबर स्पाइनल दोस्तों L1 से L5। और नेक्स्ट दोस्तों ये हो गया क्या सेक्रल S1 से S5। और नीचे ये जो है दोस्तों ये कोकाएक्स हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स इसका प्रमुख कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्रियान्वयन करना है। इस क्रिया के अंतर्गत यह संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है तथा मस्तिष्क से प्राप्त संदेशों व निर्देशों का अंगों तक भेजती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स परिधीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भागों से निकलने वाली तंत्रिकाओं को परिधीय तंत्रिका तंत्र में शामिल करते हैं। मानव में मस्तिष्क से 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है जो आँख, नाक, कान आदि अंगों को जाती है तथा इनका नियमन करती है। नेक्स्ट स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यह शरीर की कई अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय का धड़कना, कर्मानुकुंचन, पाचन आदि क्रियाओं का नियंत्रण इस तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। इस तंत्र के 2 भाग अनुकंपी तथा परानुकंपी होते हैं दोस्तों। एक है दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्च। प्रतिवर्ती क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं। इन क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है। प्रत्येक में तंत्रिका के 2 मूल होते हैं, पृष्ठ मूल एवं अधर मूल। पृष्ठ मूल संवेदी तंत्रिका तंतुओं का बना होता है, अधर मूल चालक तंत्रिका तंतुओं का बना होता है। कांटा चुभने पर त्वचा में अस्थिर संवेदी कोशिकाएं इस उद्दीपन द्वारा उत्तेजित हो जाती है। संवेदी कोशिकाओं से यह उद्दीपन द्वारा उत्तेजित हो जाती है दोस्तों। संवेदी कोशिकाओं से यह उद्दीपन आवेग के रूप में संवेदी तंतुओं होता है, पृष्ठ मूल में जाता है। पृष्ठ मूल से यह आवेग मेरुरज्जु के धूसर द्रव में पहुंचता है। मेरुरज्जु में इस सूचना का विश्लेषण होता है एवं आवश्यक निर्देश चालक तंतुओं द्वारा अधर मूल में जाता है। यह निर्देश चालक तंत्रिका से संबंधित अंग तक आता है जिसके फलस्वरूप पेशियों पैर और तुरंत गति देकर वहां से हटाती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं की गति तीव्र होती है। इस क्रिया में शब्दंग दांग से लेकर संबंधित अंग की पेशियों तक के पूरे भाग को प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर्च कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया शीघ्रता से संपन्न हो जाते हैं जिससे प्राणी हानिकारक संवेदना के घातक प्रभाव से बच जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों आज के सेशन में फ्रेंड्स यहीं तक हम लोग रहने देते हैं दोस्तों। 16 और 17 दोस्तों देखिए फ्रेंड्स 16 और 17 चैप्टर हम लोग का खत्म हुआ दोस्तों। कल दोस्तों 18 नंबर चैप्टर करेंगे। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों कल के सेशन में जो हम लोग करेंगे दोस्तों ये 18 नंबर चैप्टर करेंगे फ्रेंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथि फ्रेंड्स, ये इंडोक्राइन सिस्टम करेंगे। फिर दोस्तों पादपों में हार्मोन करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। सेशन को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।